हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चर्चा लर्न टू ग्लो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के ऊपर। हम यहाँ पर पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले आपको एग्जाम्स आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी2 एग्जाम और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए आपको ये सब पॉइंट याद रखना बहुत सुविधा हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में आपका क्या किया था, सेल डिस्कवर किया था। उन्होंने कुछ माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से कॉर्क को देखा था। कॉर्क मतलब क्या, देखिए आप लोगों ने कभी अगर होम्योपैथिक मेडिसिन को देखा होगा तो होम्योपैथिक जो मेडिसिन होता है उन सबको कवर करने के लिए जिस बोतल में होम्योपैथिक मेडिसिन रखा होता है उन सबको कवर करने के लिए इस तरह का एक लकड़ी का बना हुआ एक चीज आता है ना, जिससे कि कवर किया जाता है। और यही होता है एक तरह का कॉर्क। और यहाँ पर ही रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में कुछ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर माने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ ऑब्जर्व किया था। और उन्होंने ही इन सब जो एक एक स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उन्होंने ऑब्जर्व किया था और इन्होंने इन सब स्ट्रक्चर्स का नाम दिया था सेल्स। इन्होंने स्ट्रक्चर्स का नाम दिया था सेल्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, स्टैटिक जीके पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और सेल इन लैटिन वर्ड नोन एज लिटिल रूम, सेल को लैटिन वर्ड में बोला जाता है ए लिटिल रूम। इस तरह का कुछ कमरा जो दिखाई दे रहा है इस तरह का लिटिल रूम बोला जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके आगे में स्टार मार्क करके ऐसे ले जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ल्यूवेन हुक in 1674 with improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time। देखिए ल्यूवेन हुक ने भी आपका 1674 में इन्होंने भी आपका क्या किया था, फ्री लिविंग सेल्स यानी कि जो जिंदा सेल्स थे उन सबको ऑब्जर्व किया था। कहां पे, एक पॉन्ड के पानी में आपका जिंदा सेल्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया था इन द ईयर 1674, ठीक है। ये भी एक याद रखने वाला पॉइंट है तो स्टार मार्क कर देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। देखिए सेल के कुछ हिस्से होते हैं, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, फिर उसके अंदर सेलर होते हैं, फिर साइटोप्लाज्म्स वगैरह होता है। तो सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि डिस्कवर किया था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आप याद रखिए। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए सेल थ्योरी, सेल थ्योरी आपका दिया था श्लीडन एंड श्वान ने। कब ने, श्लीडन ने दिया था आपका 1838 में और श्वान ने दिया था आपका 1839 में, ठीक है। और इस सेल थ्योरी के मुताबिक एवरी प्लांट्स एंड एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल्स। और सेल को बोला जाता है क्या, सेल को बोला जाता है आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए इसके बहुत सारे रीजन है। एक रीजन तो ये बता दूं कि जब रॉबर्ट हुक ने जब ऑब्जर्व किया था सेल को तो उन्होंने देखा था बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स, मतलब कमरे के साइज के कुछ छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे बॉक्स। तो ये बहुत सारे बॉक्सेस मिलके एक सेल बनाता है, तो मतलब इसीलिए बोला जाता है आपका सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उस हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। एक यूनिट, बहुत सारे यूनिट्स मिलके एक सेल बनता है, ठीक है। अच्छा, और सेल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होगी आपका सिंगल सेल और दूसरा होगी आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सिंगल माने क्या, देखिए सिंगल माने कोई कोई ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल होता है। सिंगल सेल माने वन सेल, ठीक है। और मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी माने मोर देन वन, मतलब दो से ज्यादा सेल्स, मोर देन टू सेल्स, मोर देन टू सेल्स, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट याद रखिए। सेल थ्योरी किसने दिया था, श्लीडन श्वान ने। श्लीडन ने दिया था 1813 में, श्वान ने दिया था 1839। और फिर ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखिए। फिर ऑर्गेनिजम्स कितना, दो तरह का, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और सिंगल सेल में आता है आपका कुछ कुछ एग्जांपल्स पे आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि एमीबा होता है, क्लेमा क्लेमाइडोमोनास होता है, फिर पैरामोसियम होता है, फिर बैक्टीरिया। ये सब क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है।
और मल्टी सेलुलर में क्या आता है, मल्टी सेलुलर में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं, फिर प्लांट्स होते हैं, फिर फंजाई होता है, ठीक है। आप अगर आपका हाथ को भी देखेंगे अपना खुद का, तो आप देखेंगे ये आपका हाथ भी बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी, कुछ भी बड़े बड़े जितने भी बॉडीज है, क्या है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, तो इसीलिए उन सबको बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिए थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन ये जो स्टार मार्क मैंने किया है, तो ये सब आप अच्छे से याद रखिए, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पे आते हैं सेल ऑर्गेनल्स। देखिए, सेल के अंदर एक क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। सेल सेल के अंदर ही, जिसको कि बोला जाता है आपका क्या, सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। देखिए, सेल ऑर्गेनल्स का काम क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स का काम होता है न्यू मटेरियल्स बनाना, और फिर जो सेल के अंदर जो खराब मटेरियल या फिर वेस्ट मटेरियल जो जम जाता है, उसको साफ करना क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स का काम, ठीक है। और भी बहुत सारे काम होते हैं सेल ऑर्गेनल्स के। तो ये जो नंबर टू पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिए, इससे इसमें से भी डायरेक्ट सवाल बन सकता है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देखिए, सेल आपका तीन चीजों से बना हुआ है बेसिकली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर आपका न्यूक्लियस, और फिर आता है आपका साइटोप्लाज्म। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या होता है, सपोज मान लीजिए ये मैंने एक सेल ड्रॉ किया, ठीक है, मैं इसको मैं ऐसे दे देता हूँ, और इसका बाहर का जो कवरिंग होता है, इस कवरिंग का नाम होता है आपका क्या, इस कवरिंग का बोला जाता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस कवरिंग का नाम है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये तो सेल, ये क्या हो गया आपका सेल का अंदर का एनवायरनमेंट है ना। और ये बाहर क्या होता है, बाहर होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है क्या, ये सेल के अंदर के जितने सारे चीज है, उन सबको बाहर की चीजों से सेपरेट रखता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स इट्स इनसाइड इन्वायरमेंट फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स सम मटेरियल्स एंड डज नॉट परमिट्स सम मटेरियल। और जो भी मैंने बोल्ड में लिख रखा है, वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देयरफॉर आल्सो नोन एज क्या, आल्सो नोन एज सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर हर चीज को अंदर आने भी नहीं देता है, और हर चीज को बाहर जाने भी नहीं देता है। तो ये सिलेक्ट करता है, ठीक है, तो सिलेक्टिव होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, कुछ कुछ चीजों के अंदर आने देता है और कुछ कुछ चीजों को ही बाहर जाने देता है सिलेक्ट करके। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है आपका क्या, सेमी पार्मिएबल। पार्मिएबल का मतलब होता है आपका कॉम्प्लीटली आना जाना, अंदर आ भी सकता है कोई भी चीज और बाहर जा भी सकता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है आपका, सेमी पार्मिएबल, यानी कि कुछ सिलेक्टिव चीज ही प्लाज्मा इसके अंदर घुस सकता है और कुछ सिलेक्टिव चीज ही इसके बाहर जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखें। जैसे कि कुछ चीजों में आता है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आ जा सकता है, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से। ये चीज भी आप याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन होता क्या है ना। ये डिफ्यूजन मतलब क्या, एक एक जगह से दूसरे जगह पर आने जाने को ही बोला जाता है आपको डिफ्यूजन, ठीक है। बस इतना आप याद रखिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जा सकता है, ठीक है। वाटर ऑल्सो ओबेज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह अगर पानी अगर अंदर अंदर बाहर जा सकता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो उसको बोला जाता है आपका क्या, उसको बोला जाता है आपका ऑस्मोसिस, ठीक है। और ये चीज आपको पूछा सकता है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये चीज भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका बना होता है प्रोटीन से और लिपिड से।
तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए। अभी आते हैं नेक्स्ट पे, ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रीजियन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये आप ऐसे ऐसे समझा दूं आपको। देखिए ये एक पानी का टंकी है, ये एक पानी का टंकी है, ठीक है। अभी मान लीजिए इसमें इतना सारा पानी है और दूसरा एक टंकी मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये भी एक टंकी है, ठीक है। और इसमें पानी का लेवल इतना है, ठीक है। इसमें पानी का लेवल इतना, और इसमें क्या है, पानी का लेवल इतना है। तो अभी क्या होगा, ये जो पानी है यहां से तो यहां तक नहीं आएगा, है ना। तो पानी क्या करेगा, यहां से यहां तक ही जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं आपका क्या, इसको बोल सकते हैं रीजियन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। रीजियन, और शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं हायर कॉन्सेंट्रेशन को HC से, रीजियन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। और देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें पानी कम है ना। तो इसको मैं बोल सकता हूं रीजियन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, रीजियन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में मैं LC लिख रहा हूं इसको, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होगा, पानी यहां से तो यहां तक नहीं आएगा, है ना। तो पानी क्या करेगा, यहां से ही यहां तक जाएगा। तो मतलब ये हो गया रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक अपने आप ही मूव करेगा। तो इसी को बोला जाता है आपका एक तरह का प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। प्रोसेस ऑफ क्या, ऑस्मोसिस, ठीक है। देखिए, और ये जो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ये फॉलो कैसे, विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस क्या करता है, जो प्लांट वगैरह होता है वो जमीन से क्या होता है, जमीन से आपका पानी खींच लेता है। देखिए आपको तो मालूम ही है कि सॉइल में, मिट्टी में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा आपका क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। पानी होता है। तो ये जो प्लांट वगैरह है, प्लांट प्लांट में क्या होता है, पानी का अमाउंट कम होता है। तो क्या करता है, प्लांट का जो रूट होता है, प्लांट का रूट वगैरह सॉइल से ही अपना मिट्टी खींच ले, पानी खींच लेता है। तो ये जो ऑस्मोसिस के द्वारा आपका प्लांट रूट्स पानी लेता है, कहाँ से, मिट्टी से, ठीक है। तो और ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑस्मोसिस ऐसे पूछ सकता है, या फिर ये वाला एग्जांपल भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए सेल वॉल। देखिए ये अगर मैं सेल मान लूं, ठीक है। इसके बाहर के हिस्से को मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में PM लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके इसके भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर के आपका क्या होता है, एक सेल वॉल होता है, ठीक है, जो कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करके रखता है। तो क्या हो गया सेल वॉल, सेल वॉल इज आउटसाइड कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कहाँ होता है, बाहर होता है, ठीक है। और ये प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये बात भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। ये पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया आपका सेल का आउटर कवरिंग, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग को बोला जाता है आपका क्या, सेल वॉल। और ये प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। देखिए सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। और इस सेलुलोज के द्वारा ही आपको प्लांट को क्या दिया जाता है, आपको स्ट्रेंथ दिया जाता है। सेलुलोज के द्वारा ही प्लांट को स्ट्रेंथ दिया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए। फिर when a living plant loses water by process of osmosis it is as plasmolysis। देखिए तो थोड़ी देर पहले बोल दिया था कि ऑस्मोसिस, विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस से क्या होता है, आपका आपका जो प्लांट वगैरह होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसका जो रूट्स होते हैं, ठीक है, वो सब क्या करता है, मिट्टी से आपका पानी खींच लेता है। तो लेकिन जब ऐसा भी कभी हो जाता है कि मिट्टी का भी नमी खत्म हो जाता है, लेकिन प्लांट में थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, तो क्या करता है तब क्या करता है, पानी का जो फ्लो होता है वो आपका कहाँ से होना शुरू हो जाता है, वो आपका प्लांट का रूट से पानी तक जाना शुरू हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है आपका क्या, प्लाज्मोलायोसिस। इसको बोला जाता है क्या, प्लाज्मोलायोसिस। ये ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, फिर भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस
सेल के अंदर ही होता है न्यूक्लियस, ठीक है। सेल के अंदर भी क्या होता है, एक न्यूक्लियस, ऐसे मैं ड्रॉ कर दूं, ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, सेल के अंदर हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेल के बाहर क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग का क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग को बोला जाता है आपका सेल वॉल, ठीक है। तो न्यूक्लियस सबसे अंदर का भाग, ठीक है, सेल का। नेक्स्ट आते हैं, देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर्ड कवरिंग ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को भी आपका दो लेयर दो लेयर प्रोटेक्ट करता है, जिसको बोला जाता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलो द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। देखिए, ये मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को मैं एन लिख रहा हूँ, इसके अंदर ही कुछ 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 ऐसे ऐसे कुछ पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद टाइप के होते हैं, जिससे कि क्या होता है, न्यूक्लियस से कुछ कुछ सामान बाहर भी जाता है और कुछ कुछ मटेरियल्स अंदर भी आता है, ठीक है। तो पोर्स का माने कुछ छेद टाइप का होता है, जिससे कि मटेरियल का ट्रांसफर होता है, ठीक है, अंदर से बाहर फिर बाहर से अंदर। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, रॉड शेप स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस का कुछ अंदर एक मटेरियल होता है जिसको बोला जाता है आपका क्रोमोसोम, ठीक है। और क्रोमोसोम क्या करता है, क्रोमोसोम आपका इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। जैसे कि मतलब होता है ना, कोई अगर बच्चा जन्म हो गया तो क्या होता है, बोलते हैं ना हम लोग कि इसका शक्ल माँ पे गया, इसका शक्ल बाप पे भी है, पापा पे गया है, ठीक है ना। तो इसी तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी तरह का इंफॉर्मेशन क्या करता है आपका, ये क्रोमोसोम्स कैरी करता है। तो क्रोमोसोम कंटेन्स क्या, क्रोमोसोम कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। और किस फॉर्म में कैरी करता है, डीएनए और प्रोटीन के फॉर्म में, डीएनए और प्रोटीन के फॉर्म में। तो क्रोमोसोम क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है अपने पेरेंट से अपने बच्चों तक, किस फॉर्म में, डीएनए और प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है क्या, डीएनए का फुल फॉर्म होता है आपका डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। ये आप याद रखिए। तो ये तीनों पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें से भी सवाल आपका पूछा जा सकता है और पूछता भी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ नोट्स के हिसाब से आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, डीएनए मोलिकुल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग सेल्स। देखिए, कोई भी अगर एनिमल और प्लांट हो, उसका बेसिक बेसिक यूनिट क्या होता है, किससे बना होता है, वो सब सेल से बना होता है, ठीक है। तो सेल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है, सेल के अंदर का चीज, जो मटेरियल्स होता है सेल के अंदर का, वो सब किस तरह से अरेंज होगा, वो कौन, ये सब जो इंफॉर्मेशन होता है, वो आपका वो आपका कौन कैरी करता है, वो आपका कैरी करता है डीएनए मॉलिक्यूल। वो आपका कौन सा मॉलिक्यूल कैरी करता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए के अंदर भी कुछ केमिकल सब्सटेंस होता है, जिस जो जो ये सब डीएनए तो कैरी करता ही है, जो उसके अंदर का चीज जिसके वजह से ये सब इंफॉर्मेशन कैरी होता है, जो फंक्शनल सेगमेंट है, जो फंक्शन करता है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है आपका जीन्स, ठीक है, उसी को बोला जाता है आपका जीन्स। नेक्स्ट देखिए, इन ए सेल which is not dividing this DNA present as chromatin material, ठीक है। ये क्रोमाटिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या होता है ना, ये अगर सेल है, ये अगर सेल है, तो ये सेल क्या होता है, इस ये भी सेल डिवाइड होके दो और सेल अपने जैसा बना लेता है, ठीक है। और और अगर कोई कोई सेल ऐसा भी होता है जो क्या होता है, अपना खुद का डिवीजन नहीं कर पाता है, जो अपने आप को तोड़ के दूसरे सेल्स नहीं बना पाता है, ठीक है। उन सब में भी सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर डीएनए वगैरह होता है ना। तो डीएनए वगैरह उस तब क्या होता है, उस सेल के अंदर क्रोमाटिन मटेरियल के हिसाब से, क्रोमाटिन मटेरियल केमिकल सब्सटेंस होता है, क्रोमाटिन मटेरियल के हिसाब से वो सब आपका स्टोर हो जाता है। देखिए, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रीजियन क्या होता है, अच्छे से डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह होता नहीं है, जो 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 कवरिंग न्यूक्लियर के
न्यूक्लियर के बाहर होता है, दो कवरिंग होता है न्यूक्लियर के बाहर, है ना, जो कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में आपका क्या होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं, तो वो मतलब उसका जो न्यूक्लियर उसके वजह से क्या होता है, वो सेल अच्छी तरह से डिफाइन, अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाता है ना, उसका अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो नहीं पाता है। तो उन सब में क्या होता है आपका, सब में आपका क्या होता है, आपका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप हो नहीं पाता है, ठीक है। और इस तरह के जो सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजियन containing only nucleic acids is called न्यूक्लियोइड। इन सब में क्या होता है, हाँ अच्छी तरह से डेवलप तो नहीं हो पाता है, अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर भी क्या होता है आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, और इन सबको बोला जाता है आपका न्यूक्लियोइड, इन सबको बोला जाता है आपका न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, और कुछ किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। देखिए, जिन सब ऑर्गेनिजम्स में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, लेकिंग मतलब एब्सेंट होना, ठीक है, उन सबको बोला जाता है आपका प्रोकार्योट्स, उन सबको बोला जाता है आपका प्रोकार्योट्स। इसका एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल हो गया वायरस, ठीक है। वायरस एक तरह का प्रोकार्योट्स है, क्योंकि इसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है। इसी वजह से देखिए, जब वायरस आपके शरीर से बाहर होता है, तब क्या होता है, वायरस का कुछ काम नहीं होता, लेकिन ठीक है, निष्क्रिय होता है बोल सकते हैं। लेकिन जब वायरस शरीर के अंदर जाता है, तो क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। तो वायरस एक तरह का क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेस एक ऑर्गेनिज्म। वायरस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विहीन में एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। दूसरा आता है आपका यूकारायोट्स। देखिए, यूकारायोट्स में अलग है। यूकारायोट्स में क्या होता है, उसमें बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है और मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन के अंदर जो जो ऑर्गेनेल्स वगैरह होता है, वो सब होता है आपका यूकारायोट्स में। यही मेन डिफरेंस है आपका प्रोकारायोट्स और यूकारायोट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स। एवरी सेल has a membrane around it to keep its content separate from the external environment, ठीक है। सभी सेल क्या करता है, कोई भी सेल वो चाहता है कि मेरा जो अंदर का जो सब्सटेंस है, इसके अंदर का जो सब्सटेंस है, वो बाहर के सब्सटेंस से मिक्सअप ना हो, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, उसको एक मेम्ब्रेन के द्वारा ये सेल कवर होता है, जिसको बोला जाता है आपका सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी अपैरेटस, फिर लाइसोसोम्स, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्लास्टिड्स। इसमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जिसमें से सवाल बनता है, वो हो गया आपका लाइसोसोम वाला, ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया वाला, फिर गोल्गी अपैरेटस में कभी कभार बन जाता है, हाँ प्लास्टिड से, लेकिन बनता जरूर इन तीनों से मतलब ज्यादातर आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, ये क्या होता है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, ठीक है। और दो तरह का आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। एक होता है आपका राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राफ को मतलब क्या, देखने में थोड़ा रफ होता है। अगर आप राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे, तो वो देखने में थोड़ा क्या होता है, रफ लगेगा माइक्रोस्कोप से, है ना, क्योंकि इसमें से कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसका नाम होता है आपका क्या, राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स के वजह से क्या होता है, देखने में थोड़ा रफ होता है, ठीक है। और देखने में रफ होता है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर दूसरा आता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। और फिर लिपिड्स, लिपिड्स भी एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। लिपिड क्या होता है, ए टाइप ऑफ प्रोटीन। लिपिड क्या होता है, ए टाइप ऑफ प्रोटीन, और जो कि आपका सेल को काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है आपका,
हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर फैट मोलिक्यूल को बनाने में और फिर लिपिड्स को बनाने में हेल्प करता है, जो कि आपका सेल फंक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला पार्ट आप याद रखिए, इसमें से ही आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका गोल्गी apparatus। हाँ, इसमें जो आपको देखना है, जो किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर किया था आपका कैमिलियो गेल्गी ने, कैमिलियो गोल्गी, ठीक है। यहाँ से भी आपका डायरेक्ट सवाल बनता है, ठीक है। कैमिलियो गोल्गी, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं नाम से, उसका सरनेम ही है आपका गोल्गी, तो गोल्गी के सरनेम से आपका गोल्गी apparatus का नाम पड़ गया, ठीक है। गोल्गी apparatus क्या में क्या होता है आपका, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। कुछ वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपका पैरेलली होता है, ठीक है। और इसका काम देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये जो 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 स्टार मार्क कर रहा हूं वो सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इन स्टोर करता है, फिर मॉडिफाई करता है, फिर पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, ठीक है। हाँ, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ये याद रख सकते हैं थोड़ा, ठीक है, ऐसे ही मतलब पढ़ने के लिए, जानने के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका, हाँ, ये वाला जो पॉइंट है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ये लाइसोसोम को फॉर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिए। नेक्स्ट आता है आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है आपका, लाइसोसोम एक क्या होता है, जैसे कि मतलब सेल के अंदर ही बहुत सारा वेस्ट निकलता है, ठीक है ना। तो वो सब क्या करता है, उस वेस्ट को डिस्पोज करने में हेल्प करता है आपका लाइसोसोम, वेस्ट को डिस्पोज करने में हेल्प करता है क्या, और लाइसोसोम, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। लाइसोसोम क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम का काम क्या होता है, सेल को क्लीन करके रखता है, ठीक है। कोई भी अगर बाहर का कोई चीज अंदर घुस गया सेल के अंदर, तो उसको क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, हजम कर लेता है, ठीक है। और कुछ कुछ आपको वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स आप लोगों ने देखा अभी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, फिर ब्लास्टिड्स, ठीक है ना, गोल्गी apparatus, ये सब क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स। ये सब जब बेकार हो जाता है, तो उसको क्या करता है, ये आपका क्लीन कर देता है ना, सेल से बाहर फेंक देता है निकाल के, या फिर डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये लाइसोसोम्स का काम होता है। लाइसोसोम्स का काम ही है वेस्ट डिस्पोज करना, जो भी बेकार का सामान है वो सबको हटा देता है, ठीक है। फिर आता है देखिए, व्हेन सेल्स गेट डैमेज लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट सेल, ठीक है। और देखिए कभी कभी क्या होता है ना, सेल के अंदर तो होता है आपका सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स में आपका तो प्लास्टिड आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, फिर गोल्गी apparatus आता है, ठीक है ना, लाइसोसोम्स आता है। तो ये सब क्या होता है, कभी कभी ये सब तो चीज है, सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर रहता है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेल डैमेज होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपको अगर कहीं पर चोट लगे, हाथ या पैर पर, आपका क्या होता है, थोड़ा देर बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो पैर का जो हिस्सा है वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। मतलब क्या होता है, उस जगह का सेल डैमेज हो जाता है। तो ये जब होता है तो क्या करता है, लाइसोसोम उस जगह को अपने आप ही खत्म कर लेता है, मतलब बर्स्ट हो जाता है ना। और बर्स्ट हो जाता है तो अपने आप को ही खत्म कर लेता है। तब तब क्या होता है, जब ये खत्म कर देता है लाइसोसोम अपने आप को, फिर उस जगह पर क्या होता है, आपका नया सेल जन्म लेता है ना। तो इसीलिए लाइसोसोम को आपको बोला जाता है आपको सुइसाइड बैग्स ऑफ ए सेल, क्योंकि जब सेल डैमेज होता है ना, तो लाइसोसोम पूरे सेल को ही खत्म कर लेता है। तो इसीलिए बोला जाता है सुइसाइड बैग्स ऑफ ए सेल। सुइसाइड मतलब अपने आप को ही खत्म कर लेना। तो ये चारों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी, फिर आपका आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी बहुत सारे, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। जो सेल को जो पावर मिलता है वो कहाँ से मिलता है, मिलता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर नेक्स्ट देखिए, और ये जो सेल देखिए, हम लोग का बॉडी, शरीर, कुछ भी पार्ट हो, हाथ पैर मुंह नाक कुछ भी, तो क्या होता है, उन सबके बहुत सारे सेल्स होते हैं ना। तो सेल को क्या चाहिए काम करने के लिए, सेल को चाहिए एनर्जी। एनर्जी, सेल को चाहिए एनर्जी। और ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का बोला जाता है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल।
और ये किस फॉर्म में, एक केमिकल के फॉर्म में ये आपका अपना एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। एक केमिकल के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया अपना एनर्जी रिलीज करता है, जिसका नाम है आपका एटीपी। नाम सुने होंगे शायद इसका। इस इसका फुल फॉर्म होता है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को आपका एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है ना। जो माइटोकॉन्ड्रिया को जो एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया को तो बोला जाता है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया जो जिस फॉर्म में अपना एनर्जी प्रोवाइड करता है, उस फॉर्म का नाम है एटीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी को बोला जाता है आपका एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का एक खास बात क्या है, देखिए। आपको तो एज ए होल पता है कि सेल का खुद का एक डीएनए वगैरह होता है, जो कि इंफॉर्मेशन वगैरह कैरी करता है ना। अच्छा। और लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का खास बात क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है ना। और खुद का क्या होता है, राइबोसोम्स होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा खास बात यह है कि वो खुद का प्रोटीन खुद ही बना लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद का प्रोटीन खुद ही बना लेता है, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखिए। फिर आता है आपका प्लास्टिड्स। देखिए, जो प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड आपका सिर्फ प्लांट में ही आपको मिलेगा। प्लांट में ही मिलेगा, क्योंकि प्लांट क्या करता है, खुद का खाना खुद बना लेता है। लेकिन एनिमल्स वगैरह खुद का खाना खुद नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो प्लास्टिक प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दो तरह का प्लास्टिक पाया जाता है। एक को बोला जाता है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब कलर होता है, ठीक है। मतलब इसलिए इसका नाम कलर्ड प्लास्टिक। और दूसरा होता है आपका क्या, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको माने व्हाइट और कलरलेस, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। प्लास्टिड सब सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। और दो तरह का प्लास्टिड होता है, क्रोमोप्लास्ट जिसको कलर्ड प्लास्टिड्स बोला जाता है, और दूसरा होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट जिसको व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। और क्रोमोप्लास्ट कुछ पिगमेंट, कुछ कलरिंग एलिमेंट कैरी करता है, जिसको बोला जाता है आपका क्लोरोफिल, जिसको बोला जाता है आपका क्लोरोफिल, है ना। और पिगमेंट क्लोरोफिल, और जिसको बोला जाता है आपका क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, उसमें कुछ पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कैरी करता है कुछ क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है आपका, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपका एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए मैं वीवीआई लिख देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस माने क्या, आपको तो पता है कि प्लांट्स वगैरह क्या करता है, आपका सूरज की रोशनी से एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना लेता है ना। तो ये जो जिसके द्वारा ये फोटोसिंथेसिस होता है, ये फोटोसिंथेसिस जिसके द्वारा होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, अभी आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन व्हिच मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्युल्स आर स्टोर्ड। ये सब बस याद रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। अभी आते हैं प्लास्टिड्स। देखिए प्लास्टिड का क्या, प्लास्टिड्स का भी खास बात ये है, प्लास्टिड का भी आपका क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, और खुद का क्या होता है, राइबोसोम्स होता है ना। नेक्स्ट आते हैं आपका वेक्यूल्स। वेक्यूल्स को इतना इतना कुछ आता नहीं है, वेक्यूल से पूछता नहीं है, बस इतना याद रखिए। क्या करता है ये आपका, स्टोर करता है। किसे स्टोर करता है, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को ये स्टोर करता है, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को ये वैक्यूल्स स्टोर करते हैं, ये बस याद रखिए, है ना। और दूसरा पॉइंट ये भी याद रख सकते हैं, द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। बस ये नंबर आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस याद रख सकते हैं ना। फिर आता है सेल डिवीजन। देखिए सेल क्या होता है, सेल डिवीजन क्यों करता है। सेल मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये अपने आप को क्या कर लेता है, डिवाइड करके दो सेल बना लेता है। ये कभी कभी क्या करता है, ऐसे चार सेल बना लेता है ना, चार सेल बना लेता है, ठीक है। तो
ये सेल डिवीजन करके क्या करता है, सेल डिवीजन करके न्यू सेल्स बनाता है, सेल डिवीजन करके आपका नया नया सेल्स बनाता है, ठीक है ना। और जिस प्रोसेस में आपका दो दो ही सिर्फ ये वन ये टू दो ही सिर्फ सेल बनता है ना, तो उसको बोला जाता है आपका क्या, उसको बोला जाता है आपका माइटोसिस, इसको उसको बोला जाता है आपका माइटोसिस। लेकिन जिस प्रोसेस में सेल क्या करता है, दो नहीं चार आपका चार आपका सेल बनाता है ना, अपने आप को तोड़ के, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है आपका क्या, उस प्रोसेस को बोला जाता है आपका मियोसिस। तो ये याद रखिए, द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से आपका क्या होता है, सेल दूसरा नया नया सेल्स बनता रहता है। देखिए ये वाला पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय व्हिच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। और माइटोसिस में आपको जैसे कि बोला थोड़ी देर पहले, इसमें आपका दो सेल बनता है ना, और मियोसिस में आपका क्या होता है, चार सेल बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका माइटोसिस, ये हो गया आपका माइटोसिस, और ये हो गया आपका मियो, ठीक है। तो सेल डिवीजन दो तरह का होता है, एक होता है आपका मायोसिस, दूसरा होता है आपका मियोसिस। ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके सेल के चैप्टर के ऊपर वो सब मैंने करवा दिया है। इससे तो बाहर से कुछ पूछने वाला है नहीं सेल चैप्टर से, है ना। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, जितना हो सके आप लोग स्टडी चर्चा चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडी।